बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तैयब इनायत इज़ हियर। स्टूडेंट्स, फेडरल बोर्ड ने फर्स्ट एनुअल 2027 के लिए जो नया पेपर पैटर्न दिया था उसके अकॉर्डिंग मॉडल पेपर्स जो हैं वो शेयर कर दिए हैं। तो आज हम नाइन्थ क्लास के देखते हैं कि मॉडल पेपर किस तरह का है और उसमें जो मुख्तलिफ चेंजेस हुई हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले ये जो पेपर पैटर्न है ये अप्लाई होगा फर्स्ट एनुअल 2027 से। यानी अभी जो सेकंड एनुअल 2026 होना है वो पुराने पैटर्न पे ही होगा। तो इस नए पेपर पैटर्न की डिटेल्स देखते हैं। तो सबसे पहले ये साइंस सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई होगा जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस शामिल हैं। थ्योरी का जो पेपर होगा वो 60 मार्क्स का होगा जिसमें से 30 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे और 30 मार्क्स का सब्जेक्टिव पोर्शन होगा। अब जो एमसीक्यूज होंगे वो टोटल 60 होंगे और पर एमसीक्यू 0.5 मार्क्स आपको अलॉट किए जाएंगे। एमसीक्यूज की मजीद डिटेल देखें तो 40 एमसीक्यूज आपके स्ट्रेट आएंगे जैसे पहले आते थे। ये हो गए 20 मार्क्स के और 20 एमसीक्यूज आपके ऐसे होंगे जो स्टिमुलस बेस्ड, सिचुएशंस बेस्ड या सिनेरियोज बेस्ड होंगे और ये 10 मार्क्स के होंगे। ये जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन होगा इसके लिए आपको 1 घंटा 20 मिनट का टाइम अलॉट किया जाएगा। दूसरा सब्जेक्टिव पोर्शन जो है उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 1 घंटा 40 मिनट। उसमें दो सेक्शंस होंगे, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन बी जो है वो शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चंस होंगे। वो आपके पास 6 क्वेश्चंस होंगे और उसी तरह से इंटरनल चॉइस होगी उनकी। यानी आपके पास हर एक क्वेश्चन के साथ एक चॉइस होगी और ये 18 मार्क्स के हो जाएंगे। इसी तरह सेक्शन सी जो है वो जो लॉन्ग क्वेश्चन जिनको हम कहते हैं वो दो क्वेश्चंस होंगे और वो 12 मार्क्स के होंगे। ये पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं बच्चों। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ जो समेटिव एसएलओज हैं वो इस पेपर का हिस्सा होंगे। जो आपके फॉर्मेटिव टॉपिक्स हैं वो एग्ज़ाम में शामिल नहीं होंगे। तो अब हम नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री का मॉडल पेपर देख लेते हैं। तो बच्चों, मॉडल पेपर में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पोर्शन है एमसीक्यूज़ का। तो अगर आप इसमें देखें तो स्टार्टिंग में आपके एमसीक्यूज़ वैसे ही हैं जैसे आपके पहले पेपर्स में आते थे। लेकिन बच्चों, जब हम पहुंचते हैं 40 एमसीक्यूज पे तो 41 एमसीक्यू देखें, यहाँ पे आपके पास आ जाता है वो एमसीक्यू जो स्टिमुलस बेस्ड, सिचुएशन या सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज हैं। जैसे एमसीक्यू नंबर 41 जो है इसके पीछे एक सिनेरियो दिया हुआ है, इसको देखते हैं। कहता है अ रिसर्च सेंटर हैज डिफरेंट लेबोरेटरीज इन वन लैब। साइंटिस्ट स्टडी हाउ एंजाइम वर्क इन ह्यूमन बॉडी। In another lab, researchers develop new medicine to treat disease. In a third lab, radioactive isotopes are used to treat cancer patients. अब उसने एक सिनेरियो दिया है। उसने कहा है कि एक रिसर्च सेंटर है, उसमें 3 लैब्स हैं। एक लैब में साइंटिस्ट ये चेक कर रहे हैं कि एंजाइम कैसे काम करते हैं। दूसरी लैब में जो रिसर्चर हैं वो न्यू मेडिसिन डेवलप कर रहे हैं किसी भी बीमारी की ट्रीटमेंट के लिए। और जो तीसरी लैब है उसमें किसी रेडियो एक्टिव आइसोटोप को यूज़ करके कैंसर की ट्रीटमेंट पे काम हो रहा है। अब इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग उसने नीचे एमसीक्यू दिए हुए हैं। 41 है, साइंटिस्ट स्टडिंग हाउ एंजाइम फंक्शन इन द ह्यूमन बॉडी आर वर्किंग इन विच फील्ड। यानी उसने कहा है कि जो एंजाइम फंक्शन पे काम हो रहा है तो ये केमिस्ट्री की किस ब्रांच से रिलेट करता है। तो हम जानते हैं कि लिविंग थिंग्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 42 है, द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिन टू ट्रीट अ डिजीज बिलोंग्स टू। कि जो मेडिसिन की प्रिपरेशन हो रही है वो केमिस्ट्री की किस ब्रांच से रिलेट करती है। तो हम जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ज़्यादातर हमारी जो मेडिसिन होती हैं वो ऑर्गेनिक इन नेचर होती हैं। सो उनकी डेवलपमेंट जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेट करती है। 43 है, द यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप टू ट्रीट द कैंसर। तो हम जानते हैं कि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं उनकी स्टडी जो है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में की जाती है। और 44th एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई डिफरेंट लेबोरेटरीज आर नीडेड इन द रिसर्च सेंटर। इसमें वो पूछता है कि आप बताएं कि ये हमने एक रिसर्च सेंटर के अंदर डिफरेंट लेबोरेटरीज क्यों बनाई हुई हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री फोकस ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड एप्लीकेशन। क्योंकि हर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री एक डिफरेंट प्रॉब्लम को, डिफरेंट जो है वो एप्लीकेशन को डील करती है। इस वजह से हमने एक रिसर्च सेंटर के अंदर मुख्तलिफ लेबॉर्टरीज बनाई हुई हैं मुख्तलिफ कामों के लिए। तो इस तरह से ये 4 एमसीक्यू एक ही सिनेरियो पे बेस कर रहे थे। नेक्स्ट सिनेरियो है, अली melts a piece of wax in a test tube by heating it in a water bath. After removing the heat source, he observes that the liquid wax slowly turns back into solid.
इसमें वो कहता है कि अली ने वैक्स ली, मोम ली और उसको वाटर बाथ के अंदर हीट किया तो वो मेल्ट हो गई। लेकिन जब उसने थोड़ी देर के लिए उसको ऐसे ही रख दिया तो वो दोबारा से सॉलिड में कन्वर्ट हो गई। अब ये उसने एक सिनेरियो दिया है और इसके अकॉर्डिंग एमसीक्यू पूछे हैं। 45th एमसीक्यू है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस व्हेन लिक्विड वैक्स टर्न्स इनटू सॉलिड। कि लिक्विड वैक्स जब सॉलिड में कन्वर्ट हुई है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो हम जानते हैं जबकि लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम फ्रीजिंग कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाई इज द चेंज कंसिडर्ड अ फिजिकल चेंज। कि इस चेंज को हम फिजिकल चेंज क्यों कहेंगे। तो द चेंज इज रिवर्सिबल एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फाउंड। तो हम जानते हैं कि ऐसी चेंज जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन ना हो या कोई नया सब्सटेंस ना फॉर्म हो तो उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं, और फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होती है। यानी इस मून को हम दोबारा हीट करेंगे तो वो दोबारा से मेल्ट हो जाएगी। 47th है, ड्यूरिंग दिस चेंज व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल्स ऑफ वैक्स। इस चेंज के दौरान वैक्स के पार्टिकल्स में क्या हुआ है, तो दे कम क्लोजर टुगेदर विदाउट चेंजिंग आइडेंटिटी। जब हमने एक मेल्ट हुई हुई वैक्स को कूल डाउन होने के लिए रख दी है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो दोबारा से क्लोज आना शुरू हो गए, यानी वो सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी आइडेंटिटी वगैरह लूज नहीं की। और 48th है कि विच प्रॉपर्टी रिमेन्स अनचेंज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो बाकी जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, स्टेट, शेप और वॉल्यूम, तो हम जानते हैं कि वो सारे चेंज हुए हैं सॉलिड से लिक्विड होने में या लिक्विड से सॉलिड होने में, लेकिन केमिकल कंपोजिशन जो है वो सेम रही है क्योंकि ये एक फिजिकल चेंज था, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन वगैरह नहीं हुआ। नेक्स्ट सिनेरियो गिवन है कि साइंटिस्ट इज एनालाइजिंग एन एलिमेंट एक्स, शी फाइंड्स दैट इट्स एटम हैज 17 प्रोटॉन्स, 18 न्यूट्रॉन्स एंड 17 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें हमें एक एलिमेंट दिया गया है जिसका जो प्रोटॉन नंबर है वो 17 है, 18 उसमें न्यूट्रॉन है और 17 उसमें इलेक्ट्रॉन्स। पूछा ये गया है कि व्हाट इज द मैस नंबर ऑफ एलिमेंट। तो हम जानते हैं कि मैस नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होता है। तो प्रोटॉन्स है हमारे पास 17 और न्यूट्रॉन्स हैं 18, तो ये टोटल मिला के 35 हो जाएंगे। नेक्स्ट है, विच ग्रुप एंड पीरियड डज द एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू द प्रेडिक्टेबल। तो इसके लिए हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो चूंकि एटॉमिक नंबर 17 है तो 17 की हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये आ जाएगा ग्रुप 17 और पीरियड 3। एक्चुअली ये क्लोरीन एटम की बात हो रही है क्योंकि हम जानते हैं कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। फिर नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट एक्स इज। तो हम जानते हैं जो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड में 8 होते हैं और थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स। तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन नंबर होता है और वो 17 है, इट मींस इसका एटॉमिक नंबर 17 है। नेक्स्ट सिनेरियो गिवन है कि स्टूडेंट स्टडीज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मीथेन, ईथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। He observes that each compound differ by one carbon atom and show a similar chemical behavior. इसमें बताया गया है कि एक स्टूडेंट है वो मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन को स्टडी करता है। एक्चुअली ये बात हो रही है होमोलोगस सीरीज की, और वो कहता है कि वो ऑब्जर्व करता है कि हर नेक्स्ट मेंबर जो है वो एक कार्बन एटम से डिफर कर रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग उसने पूछा है, 53rd एमसीक्यू है, इफ द स्टूडेंट वांट्स टू कंटिन्यू द स्टडी विद द नेक्स्ट कंपाउंड इन दिस एग्जैक्ट सेम ग्रुप, व्हाट शुड इट्स केमिकल फार्मूला बी। तो हम जानते हैं कि उसने लास्ट जो स्टडी किया वो ब्यूटेन स्टडी किया, तो ब्यूटेन के बाद इस होमोलोगस सीरीज में आता है पेंटेन जिसका फार्मूला होता है C5H12। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव मेंबर्स। के इन सारे सक्सेसिव मेंबर्स यानी हर नेक्स्ट मेंबर में क्या डिफरेंट है। तो हम जानते हैं हम लोग सीरीज में नेक्स्ट मेंबर में CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है, यानी CH2 ग्रुप इनमें एक एक्स्ट्रा ऐड होता जाता है। व्हाई डू दीज कंपाउंड शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। क्योंकि इन ये कंपाउंड सेम होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं और इनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेम फंक्शनल ग्रुप। और 56th एमसीक्यू है, विच प्रॉपर्टी शो अ ग्रेजुअल चेंज इन होमोलोगस सीरीज। के ग्रेजुअल चेंज क्या आएगा। तो हम जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप, टाइप ऑफ बर्निंग और केमिकल रिएक्टिविटी तो तकरीबन एक जैसी होती है होमोलोगस सीरीज में, लेकिन जो ग्रेजुअल चेंज आता है वो आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, जैसा कि बॉइलिंग पॉइंट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमें सिनेरियो गिवन है कि इन अ बिजी सिटी हैवी ट्रैफिक रिलीजेस गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। पीपल लिविंग नियर रोड्स ऑफन कंप्लेन ऑफ ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। कि एक शहर का बताया हुआ है कि बहुत बिजी सिटी है तो वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है जो कि मुख्तलिफ तरह की टॉक्सिक गैसेज जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती हैं। तो उस रोड के करीब तरीन जो लोग रहते हैं उनमें अक्सर ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स आती हैं।
तो ये सिनेरियो था एक बिजी सिटी का। तो अब इसके एमसीक्यूज देखते हैं। 57th है, विच गैस इज मोस्ट डेंजरस बिकॉज इट बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन। तो हम जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो डेंजरस गैस होती है। ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम करती है, यानी कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स काज करती है। नेक्स्ट 58th है, वाई इज कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिक। तो अभी हम बात कर चुके हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिक क्यों है, बिकॉज इट फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन रिड्यूसिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द बॉडी। 59th है, विच गैस कंट्रीब्यूट्स मोस्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग अमॉन्ग दीज। तो इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेजर गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग काज करती है। और लास्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इन सिटीज। तो अभी हमने बात की जैसे ये ट्रैफिक की वजह से हो रहा है, सो मोटर व्हीकल्स एंड कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज द मेजर सोर्स फॉर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इन सिटीज। तो इस तरह से बच्चों आपने इस पेपर का ऑब्जेक्टिव पोर्शन देखा है, जिसमें 40 एमसीक्यूज स्ट्रेट हैं और 5 जो हैं वो सिनेरियोज आएंगे, और हर सिनेरियो पे की बेस पे 4 4 एमसीक्यूज होंगे। नेक्स्ट हम सब्जेक्टिव पोर्शन में देखते हैं। तो सबसे पहले है सेक्शन बी, जिसमें आपके पास 6 शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चंस आएंगे 18 मार्क्स के। इनमें चॉइस उसी तरह से होगी जैसे आपके पास पहले होती थी। यहाँ बच्चों एक बात नोट कर लो कि जैसे आपके पास क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड है तो इसमें एक ही बात पूछी हुई है 3 नंबर की। लेकिन क्वेश्चन 4 में देखें कि आपके पास एक क्वेश्चन के अंदर छोटे छोटे से पार्ट्स हो सकते हैं, जैसे डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस व्हेन HCl रिएक्ट्स विद। अब इसमें 2 3 रिएक्शन दिए हुए हैं और हर रिएक्शन एक एक नंबर का है। तो इस तरह की आपने रिक्वायरमेंट्स का ख्याल रखना है कि किस क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में एक ही बात पूछी होती है 3 नंबर की, और किसी क्वेश्चन में 3 अलग अलग बातें होती हैं और हर अलग एक चीज़ का एक एक नंबर होता है। जैसे यहाँ पे 3 रिएक्शंस पूछे हुए हैं और हर रिएक्शन एक एक मार्क्स का है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 देखें कि आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। 3 आपके पास कंपाउंड दिए हुए हैं, उनके फंक्शनल ग्रुप आपने आइडेंटिफाई करने हैं। तो हर फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन का एक नंबर है। सो 3 आप फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। इसी के जो दूसरा पोर्शन है, दूसरा अल्टरनेट क्वेश्चन है, उसको देखें। डिफाइन अ रिवर्सिबल रिएक्शन एंड एक्सप्लेन द कंडीशंस अंडर विच इट रीचेस इक्विलिब्रियम। तो इसमें एक नंबर जो है वो डेफिनेशन का है कि रिवर्सिबल रिएक्शन को डिफाइन करें, और 2 नंबर इसके इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए हैं। तो इन बातों का आपने, यानी क्वेश्चन को आपने पढ़ के अंडरस्टैंड करना है कि उसकी जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप पूरी करेंगे तो तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। लास्ट सेक्शन सी देखते हैं। तो सेक्शन सी में 2 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे और 6 6 नंबर का एक लॉन्ग होगा। तो ये था आपका मॉडल पेपर बच्चों। इसमें जो कोग्निटिव लेवल है वो वही हैं जो पहले वाले थे, यानी 30% इसमें नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 50% जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, और 20% जो है वो एप्लीकेशंस बेस्ड होंगे। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर हैं उनका डिफिकल्टी लेवल जो चॉइस आती है, डिफिकल्टी लेवल तो एक जैसा होगा लेकिन उसमें SLOs डिफरेंट हो सकते हैं। बाकी ये पेपर, इसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इस असेसमेंट फ्रेमवर्क को डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसको मज़ीद हम देख सकते हैं।